हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सबों को हमारा द एजुकेशनल जोन तेज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। माई सेल्फ पीके सोनी। आज मैं आप सबों को 12th क्लास फिजिक्स का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड अर्थात वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र से लिया गया एक टॉपिक है और वो टॉपिक है कूलॉम्स लॉ। आज मैं आप सबों को कूलॉम्स लॉ के बारे में कुछ बेसिक सिखाने जा रहा हूं, जिसमें कूलॉम्स लॉ आप डायरेक्ट नहीं समझ सकते। कूलॉम्स लॉ को समझने के लिए कुछ बेसिक चीजें जाननी होगी। तो आज हम आप सबों को सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं कि कूलॉम्स लॉ है क्या और कूलॉम्स लॉ में क्या क्या मेन बातें कही गई है। इन सभी बातों का हम लोग जो है यहाँ देखेंगे, डिस्कस करेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग, आज का हमारा पहला टॉपिक यहाँ स्टार्ट होता है कूलॉम्स लॉ यानी कूलॉम का नियम। देखिए, कूलॉम जो है यहाँ एक विद्वान भौतिकविद का नाम है, जिसमें यहाँ आप देखेंगे कि फ्रेंच यानी फ्रांस के रहने वाले बहुत जाने माने फिजिस्ट चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलॉम के द्वारा जो है 1785 में ये नियम को दिया गया। 1785 में डी ऑगस्टिन कूलॉम ने कूलॉम के नियम को मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया, जिसमें उन्होंने कोई भी दो इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी को कैसे एक्सप्रेस करते हैं उसको समझने के लिए कुछ कुछ बेसिक चीजों को हम बताना चाहेंगे, जिसमें सबसे पहले अभी हम लोग देखेंगे। यहां आपको हम आज सिखाएंगे कूलॉम्स लॉ पढ़ने के पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। तो आप लोग सबको ही जानते हैं कि चार्ज दो ही प्रकार के होते हैं। आप सबको पता है चार्जेस आर बेसिकली ऑफ टू टाइप। चार्जेस कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। आप सबको पता है फर्स्ट चार्ज जो है आपका पॉजिटिव चार्ज होता है और सेकेंड चार्ज जो होता है आपका नेगेटिव चार्ज होता है। तो कोई भी चार्ज बॉडी के लिए ऑगस्टिन डी कूलॉम ने जो है एक मैथमेटिकली लॉ को एक्सप्रेस किया और उस लॉ में क्या कहा, आइए हम थोड़ा उसको और आगे डिटेल से समझाते हैं। कूलॉम्स लॉ का सिर्फ डेफिनेशन लिखवा देने से नहीं होगा। कूलॉम्स लॉ में आपको बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको कूलॉम्स लॉ में जानने की जरूरत है। सबसे पहले तो आप लोग ये जानेंगे कि अट्रैक्टिव फोर्स क्या है, रिपल्सिव फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी का मतलब क्या होता है, ये सारी बातें जानेंगे। उसके बाद हम लोग एंट्री करेंगे कूलॉम्स लॉ में। तो सबसे पहले देखिए, यहां कोई दो चार्ज बॉडी है। सपोज फर्स्ट बॉडी इज योर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एंड सेकेंड बॉडी इज योर नेगेटिवली चार्ज बॉडी। दोनों बॉडी जो है आवेशित है। ये पॉइंट ए पर जो है इसको रखा गया है और नेगेटिव चार्ज बॉडी को पॉइंट बी पर रखा गया है। दोनों बॉडी के बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस है, उस सेपरेशन डिस्टेंस को जो है आर से डिनोट कर रहे हैं। यहां हमारा जो आर है वो सेपरेशन डिस्टेंस है। आप सबको पता है कि बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव देयर इज अट्रैक्टिव फोर्स। आप सबको जानकारी है इसके बारे में कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच कौन सा फोर्स होता है? अट्रैक्टिव फोर्स होता है, यानी जिसको हम बोलते हैं आकर्षण बल। ये हमारा आकर्षण बल है। अगर हम कोई दो सेम चार्ज लेते हैं, कहने का मतलब क्या हुआ? सेम चार्ज का मतलब हुआ कि अगर कोई एक पॉइंट पर हमारा कोई पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पॉइंट पर भी जो है अगर पॉजिटिव चार्ज है और दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस अगर आर है, तो अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रहेंगे तो इनके बीच हमारा रिपल्सिव फोर्स होगा। अगर ये नेगेटिव नेगेटिव होते फिर भी हमारा रिपल्सिव फोर्स इनके बीच डेवलप करेगा। तो रिपल्सिव फोर्स का मतलब हो रहा है प्रतिकर्षण बल। रिपल्सिव फोर्स का मतलब है प्रतिकर्षण बल। तो यहां दो तरह के फोर्स जनरेट हो रहे हैं, एक हो रहा है अट्रैक्टिव फोर्स और दूसरा हो रहा है आपका रिपल्सिव फोर्स। तो यहां जो दो फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स, इन्हीं को मिला करके एक फोर्स का नाम दिया गया है और वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल। और ये स्थिर वैद्युत बल के लिए ही जो है कूलॉम्स लॉ को बेसिकली मैथमेटिकली मॉडिफाई किया गया है, दिया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कूलॉम्स लॉ में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैसे एक्सप्रेस किया गया, इसका पर्टिकुलर थ्योरी क्या है वो भी जानेंगे। लेकिन ये जानने के पहले कूलॉम्स लॉ का जो फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूला में आपके लिए एक नया वर्ड आएगा, और वो नया वर्ड क्या होगा वो भी आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए यहां जो आप देख रहे हैं, आपके लिए नया वर्ड आने वाला है, वो है इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी। पहले हम सबको समझा दो बारी बारी से, इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी। इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी वाकई में है क्या? इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी इन वैक्यूम, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी इन वैक्यूम की, तो इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी इन वैक्यूम का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी इन वैक्यूम का मतलब ये होता है कि वैक्यूम में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इजीली कैसे स्टैब्लिश कर सकते हैं। मतलब निर्वात में जहां हवा नहीं है, जहां हवा नहीं है उसको निर्वात बोलते हैं। निर्वात में हम कोई विद्युत क्षेत्र को कैसे स्थापित कर सकते हैं आसानी से, उसके लिए यहाँ एक वर्ड हम लिख रहे हैं, समझा रहे हैं, वो है इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी इन वैक्यूम। इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी आपको ये समझाएगा, ये बताएगा कि जो वैक्यूम है उसमें हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड को इजीली कैसे स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इजीली स्टैब्लिश करने के लिए हम लोग ये वर्ड का प्रयोग करते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी इन वैक्यूम। इसी को बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसी का एक दूसरा नाम भी है, आप इसका दूसरा नाम भी जान ले, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये दोनों एक ही चीज है। इन सबके लिए एक फंडामेंटल कांस्टेंट जो है एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों को एक फंडामेंटल कांस्टेंट आपको हम लिख के दिखा रहे हैं कि कैसे एप्सिलॉन नॉट लिखना है। फंडामेंटल कांस्टेंट, ये देखिए सी लिख करके बीच में ऐसे कर देना है और यहां एक जीरो लगा देना है। इसको पढ़ना है एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलना है एप्सिलॉन नॉट। तो ये फंडामेंटल कांस्टेंट है। ये फंडामेंटल कांस्टेंट जो है ये मॉडिफाई करता है कि कोई वैक्यूम मीडियम में हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड को इजीली कैसे जो है एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट का हम लोग वैल्यू भी देखेंगे। यहाँ जो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है वो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलॉम स्क्वायर इसका यूनिट होता है। बच्चों ये चीज ध्यान रखेंगे, एग्जाम में यहां से एमसीक्यू क्वेश्चन पूछता है कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है। एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है, यहां देखिए हम नीचे अंडरलाइन कर रहे हैं, आप सबों को ध्यान देना है कि एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है वो 8.85 इंटू 10⁻⁻ कितना है, -12 है। इसका यूनिट भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है 1 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव में। यूनिट आप अच्छी तरह से देख लें। इसको पढ़ना कैसे है, इसको पढ़ना है पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलॉम स्क्वायर। तो हम लोग इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी इन वैक्यूम को जो है यूनिट के बेस पे मैथमेटिकली भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसमें हम कैसे इसका जो है फॉर्मूला लिखेंगे वो हम थोड़ा समझा दें आपको। देखिए यूनिट से फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, सभी स्टूडेंट सबसे पहले ध्यान देंगे। यहां जो आप लोग को मिल रहा है यूनिट पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलॉम स्क्वायर। अब इस यूनिट से हम लोग इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी इन वैक्यूम का जो फॉर्मूला है उसको कैसे फॉर्मुलेट कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, आज हम आपको वो बताने जा रहे हैं पहले। उसके बाद हम लोग एंट्री करेंगे कूलॉम्स लॉ का जो है मेन बात पे कि क्या क्या बोला गया कूलॉम्स लॉ में। वाकई में आप सबको पता है कि यहाँ पर न्यूटन का मतलब हम लोग इसको मैथमेटिकली ऐसे भी लिख सकते हैं, पर न्यूटन मतलब न्यूटन जो है आपका डिनोमिनेटर में रहेगा, और जो मीटर स्क्वायर है उसको भी हम नीचे लिख देंगे तो ऐसे लिखाएगा। ये आपका कूलॉम स्क्वायर ऊपर ही रहेगा। यहाँ कहने का सेंस क्या है, हम ऐसा इसलिए लिख रहे हैं ताकि उसको फॉर्मूला में फॉर्मुलेट कर सके। तो आप सबको पता है बच्चों कि न्यूटन किसका यूनिट होता है, आप सबको ही जानते हैं न्यूटन जो यूनिट है
वो फोर्स का यूनिट होता है। यहां जो फोर्स है मेरा अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स होगा, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल रहे हैं। तो यहां जो एफ है यानी कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और जो मीटर स्क्वायर है, ये मीटर स्क्वायर किसका यूनिट होता है? मीटर स्क्वायर जो है एरिया का यूनिट होता है। तो हम लोग यहां करेंगे फोर्स इनटू एरिया, और जो कूलम है वो चार्ज का यूनिट होता है। चार्ज का यूनिट यानी आप समझ रहे हैं कि चार्ज का यूनिट कूलम होता है, यहां चार्ज का स्क्वायर कर देंगे। चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। अगर हम चार्ज का स्क्वायर कर दें तो इसका यूनिट भी हो जाएगा कूलम स्क्वायर। तो हम लोग अब जो है इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी को कैसे मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे, तो उसको ऐसे लिखा जाएगा। यहां हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक परमिएबिलिटी, इलेक्ट्रिक परमिएबिलिटी इन वैक्यूम। इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी इन वैक्यूम को हम लोग एप्सिलॉन नोट से जो है डिनोट कर रहे हैं। एप्सिलॉन नोट पढ़ना क्या है इसको? एप्सिलॉन नोट। तो एप्सिलॉन नोट का फॉर्मूला हो जाएगा, अगर हम लोग मैथमेटिकली देखेंगे तो चार्ज का स्क्वायर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनटू होगा एरिया। चार्ज स्क्वायर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनटू एरिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई एरिया 1 मीटर स्क्वायर लेते हैं तो 1 मीटर स्क्वायर का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं यूनिट एरिया। क्या बोलेंगे? यूनिट एरिया। और यूनिट एरिया में अगर कोई 1 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज का फ्लो कितना है? 1 कूलम। 1 कूलम मतलब आप सबको समझ में आ रहा होगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो कर रहे हैं। 1 कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, यानी कि जब इतने कूलम का चार्ज किसी 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में फ्लो करेगा, और फ्लो करने से अगर 1 न्यूटन का जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होगा, तो हम बोलेंगे कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है इजीली वैक्यूम मीडियम में एस्टैब्लिश कर रहा है इस फॉर्म में। तो आपको ध्यान देना है बच्चों कि यहाँ जो 1 कूलम है, 1 कूलम का जो वैल्यू है, अभी जस्ट इसके पिछले वर्ष जो है यहाँ एक क्वेश्चन पूछा था कि भाई 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 कूलम में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी दी हुई है, और मीटर स्क्वायर तो आपको यूनिट पता है एरिया का होता है। 1 मीटर स्क्वायर का जो एरिया होता है उसको बोला जाता है यूनिट एरिया, और न्यूटन जो होता है वो फोर्स का जो है यूनिट होता है। तो यहाँ हम लोग का जो है बेसिकली फॉर्मूला एप्सिलॉन नोट का क्या मिलेगा? एप्सिलॉन नोट इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय फोर्स इनटू एरिया। तो आइए हम लोग अब चलते हैं बेसिकली कूलॉम्स लॉ की ओर। कूलॉम्स लॉ में है क्या, थोड़ी सी बातों को समझेंगे अच्छी तरह से। कूलॉम्स लॉ में क्या बोला गया है? कूलॉम्स लॉ में ये बात कही गई है कि भाई कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ में दो चार्ज के बीच का जो रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स है उसके बारे में कहा गया है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इसको हम लोग अगर मैथमेटिकली लिखते हैं तो उसके लिए थ्योरी जानना होगा आप सबों को। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ electrostatic force acting between two different or same charges, two different और क्या बोल रहा है? same charges is directly proportional to the product of those two charges. Product of those two charges Q1 and Q2. Q1 and Q2, and it is inversely proportional to
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन डॉट्स, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन डॉट्स। ये जो है कूलॉम्स लॉ का बेसिक थ्योरी है। जो कूलॉम्स लॉ ये जो लैंग्वेज में जो बोले उसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे उसके लिए यहां देखेंगे सभी बच्चों, यहां ध्यान देंगे। ये जो है आप वीडियो जब सिलसिलेवार देखेंगे तो उसमें आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप उसको लिख सकते हैं। यहां जो है दो चार्ज के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को जो है F से रिप्रेजेंट किया गया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है? F से। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके प्रोडक्ट के? दो चार्ज के प्रोडक्ट के। दो चार्ज कौन कौन है? Q1 और दूसरा चार्ज है Q2। अभी जस्ट इसके पहले आप देखे थे यहां बेसिकली Q1 Q2 किसको कहा जा रहा है? हम थोड़ा सा एक बार हम नीचे आना चाहेंगे। अभी देखिए Q1 Q2 जो हम बोले इस Q1 Q2 में किसको किसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है? ये देखिए यहां जो पॉजिटिव चार्ज है उसको Q1 बोल रहे हैं, यहां जो नेगेटिव चार्ज है उसको Q2 बोला जा रहा है। अगर सेम चार्ज है पॉजिटिव पॉजिटिव तो इसको भी Q1 बोल रहे हैं, इसको Q2 बोल रहे हैं। माइनस माइनस होता तब पर भी यहाँ रिपल्सिव फोर्स होता। तो इन्हीं दो चार्जों को जो है यहाँ Q1 और Q2 के नाम से जो है जाना जा रहा है, बोला जा रहा है। अब हम लोग फॉर्मूला को लेकर के थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला को लेकर के जब आगे बढ़ते हैं तो देखिए क्या होता है हमारा फॉर्मूला में हम लोग को ये ध्यान देना है कि अभी जो फॉर्मूला हम लोग का मिल रहा है फॉर्मूला में F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मिला। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर क्या कह दें? फर्स्ट। इक्वेशन नंबर क्या है? ये फर्स्ट है। और सेकेंड इक्वेशन ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F का जो वैल्यू होता है F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दोस टू चार्जेस। इट मींस 1/r²। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 बोल रहे हैं। इक्वेशन 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इक्वेशन 2 ये रिप्रेजेंट कर रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस विल इंक्रीज देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल डिक्रीज। बोल रहा है कि दो चार्ज का यहाँ r² का मतलब है कि डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज इज इंक्रीजिंग। दो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों चार्ज का डिस्टेंस अगर जो है इंक्रीज करेगा तो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स का वैल्यू डिक्रीज करेगा। ये आपको इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट कर रहा है। इक्वेशन 2 में ये लिखा हुआ है। तो हम लोग दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे। क्यों कंबाइन करेंगे? इसलिए कंबाइन करेंगे क्योंकि जब दो इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी के बीच अगर हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है तो हम लोग जानेंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, उसको कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा। तो फॉर्मूला के रूप में इसको जो है फॉर्मुलेट करने के लिए हम लोग दोनों इक्वेशन को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन करेंगे। तो दो इक्वेशन को कंबाइन करने का रूल क्या है? हम लोग रूल यही जानते हैं, जब हम लोग लिखेंगे कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकेंड को जब हम कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने में बेसिकली रूल यही है कि अगर दोनों इक्वेशन के लेफ्ट साइड में अगर सेम क्वांटिटी हो, देखिए इक्वेशन 1 में भी यहाँ F लिखा हुआ है, इक्वेशन 2 में भी F लिखा हुआ है, तो अगर दोनों सेम रहते हैं तो कंबाइन करने पर 1 लिखना है। कितना लिखना है? 1। और जो क्वांटिटी डिफरेंट होंगे, जैसे यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल भी सेम है तो कंबाइन करने पर 1 लिखे जाएंगे। और जो क्वांटिटी डिफरेंट होंगे, डिफरेंट क्वांटिटीज को बच्चों क्या किया जाता है? मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ Q1 और Q2 जो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है और यहाँ 1/r² है, तो ये दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज हैं। तो डिफरेंट क्वांटिटीज को हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई करने पर हमारा वैल्यू क्या मिलेगा? हम लोग का
अब हम लोग चल रहे हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जो है मिलाने पर ये F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू क्या हो रहा है Q2। तो मैं बोला कि अगर दोनों लेफ्ट साइड में सेम रहेंगे तो सिंगल लिखना है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल भी जो है दो थे तो उसको भी हम सिंगल लिख दिए। जो डिफरेंट क्वांटिटीज होते हैं उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। तो Q1 इंटू Q2 इंटू 1 बाई क्या हो गया R स्क्वायर। देखिए यहां जो है इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। आप लोग 10th क्लास से पढ़े होंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। उस न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का जो सेकेंड लॉ है मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरी, उस मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरी में आप लोग फोर्स का जो है फॉर्मूला डिराइव किए होंगे तो वहां भी आपको एक कांस्टेंट मिला होगा। ठीक उसी तरह यहां भी आपको जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल को हटाना पड़ेगा तो इस हटाने पर इसको हटाने पर एक कांस्टेंट यूज करेंगे और वो कांस्टेंट के रूप में यूज होता है यहाँ के। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल को हटा करके जब इक्वल टू का साइन देंगे बराबर का चिन्ह देंगे तो बराबर का चिन्ह देने पर एक कांस्टेंट देना होगा और उस कांस्टेंट का नाम क्या होगा के, और के को बोला जाएगा कूलॉम्स कांस्टेंट। के को क्या बोलेंगे कूलॉम्स कांस्टेंट। तो आपका ये हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बाई क्या हो गया R स्क्वायर। यहां जो आप देख रहे हो के को बोला जाता है कूलॉम्स कांस्टेंट। ये जो है हमारा कूलॉम्स कांस्टेंट है और ये कूलॉम्स कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है चाहे वो एयर मीडियम हो या वैक्यूम मीडियम हो, कोई भी मीडियम में कूलॉम्स कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग सेम लेते हैं। और वो वैल्यू क्या है आइए हम लोग देखते हैं। कूलॉम्स कांस्टेंट के का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी आप लोग जस्ट एप्सिलॉन नॉट के बारे में सीखे थे तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ आया। हम डायरेक्ट अगर एप्सिलॉन नॉट का जिक्र न करके डायरेक्ट यहाँ आते तो फिर हमको एप्सिलॉन नॉट बताना पड़ता आप लोग को, इसलिए शुरू में ही हम एक्सप्लेन कर दिए बच्चों कि एप्सिलॉन नॉट है क्या। इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी इन वैक्यूम। इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी इन वैक्यूम को बोला जा रहा है एप्सिलॉन नॉट। यहाँ अगर हम इसको वैल्यू पुट करते हैं तो 1/4 पाई का वैल्यू आप पुट कर सकते हो। यहाँ पाई का वैल्यू रख देंगे हम लोग 3.14 इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू अभी लिखे थे 8.85 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है -12। जब इसको हम लोग पूरे को सॉल्व करते हैं, ये पूरे को जब सॉल्व करते हैं बच्चों तो ये पूरे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है वो कितना आता है तो याद रखेंगे के का जो वैल्यू होता है वो 9 इंटू 10 टू द पावर होता है 9 जो है न्यूटन के रूप में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमें प्राप्त होता है। तो अब हम लोग कूलॉम्स लॉ को जो है चाहे एयर मीडियम हो या वैक्यूम मीडियम हो, किसी भी मीडियम में हम लोग यहाँ कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो किसी भी मीडियम में एक्सप्रेस करने के लिए अभी हम आपको क्या सिखा रहे हैं, आप लोग को याद रखना है द वैल्यू ऑफ, इस बात को नोट में याद रखेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। द वैल्यू ऑफ Coulomb's constant, the value of Coulomb's constant in air or in vacuum, चाहे हवा हो या हवा न हो, वहां Coulomb's constant का जो वैल्यू होता है वो वैल्यू होता है बच्चों यहां K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ये बात अभी ऊपर में हम लिखे हैं। तो हमारा जो है इसके पहले अगर हम लोग चलते हैं कूलॉम्स कांस्टेंट का वैल्यू रख देंगे तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई होगा R स्क्वायर। ये जो है इस फॉर्मूला को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू डिफरेंट और सेम चार्जेस। तो इस फॉर्मूला को जो है कूलॉम्स ने फॉर्मुलेट किया और वो फॉर्मुलेट करने के बाद जो है इसको हम लोग जो है अब कहेंगे कि हमारा कूलॉम्स लॉ में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो फॉर्मूला है वो क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो ये हमारा जो है
कूलॉम्स लॉ का बेसिक चीज है। 2 लाइन का कूलॉम्स लॉ लिख देने से नहीं होगा। कूलॉम्स लॉ में देख रहे बच्चों की क्या क्या बेसिक चीजें आ रही है, क्या क्या नहीं आ रही है, ये सब आप सबों को ध्यान रखना होगा। इसलिए ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं, ये फॉर्मूला हमें ये बता रहा है कि जब कोई 2 बॉडीज हो और वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो, कोई पॉजिटिव चार्ज है, कोई नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों चार्ज बॉडी के बीच कितना अट्रैक्टिव फोर्स होगा, कितना रिपल्सिव फोर्स होगा, हम लोग उस फोर्स को इस फॉर्मूला के माध्यम से एयर या वैक्यूम मीडियम में फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला डिराइव्ड हो गया। हम लोग इस फॉर्मूला से एनसीईआरटी बुक का जो है एक्सरसाइज का जो न्यूमेरिकल है 1.1, 1.2, ये सारे न्यूमेरिकल हम लोग आगे भी और ज्यादा सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आप सबको ही जो है सिलसिलेवार इसको जब देखेंगे तो देखते देखते आप लोग अपने अपने जो है कॉपी में स्क्रीनशॉट लेकर के लिखते चलेंगे, ताकि डिटेल से आपको कूलॉम्स लॉ समझ में आ सके।